इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं युवा कृषक नीतेश जायसवाल से की गई बातचीत। विषय है खेती के साथ करें पूरक व्यवसाय। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं युवा कृषक नीतेश जायसवाल। चलिए इनसे जानते हैं इनके खेती किसानी के अनुभव। साथ ही आज ये हमें बताएंगे कि खेती के साथ साथ हम कौन कौन से पूरक व्यवसाय कर सकते हैं। नीतेश जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप और हम देख ही रहे हैं, आपका तो अच्छा खासा अनुभव है कि खेती में कई बार दुविधा की स्थिति बन जाती है, मौसम प्रतिकूल हो जाता है, किसान भाई हताश हो जाता है। तो यहाँ वो हताश ना हो, बल्कि उससे जुड़े कौन कौन से व्यवसाय वो कर ले कि उससे बहुत ज्यादा लाभ ना हो लेकिन घाटा भी ना हो, ऐसा करे वो। जी नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए कैसा है, किसान चाहे तो पूरक व्यवसाय बहुत अच्छे से कर सकता है। डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म में गोट फार्म भी कर सकता है, मछली पालन है, पशुपालन है, जो दूध व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे बहुत से ऐसी ऑप्शनल चीजें हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल सब्जियों की खेती कर सकते हैं, जिससे उनकी अच्छी इनकम हो जाती है शॉर्ट नोटिस में। हर 2 महीने में आपको सब्जियां निकल जाती है, 3 महीने में सब्जियां निकल जाती है, तो आपको फसल के लिए रुकना नहीं पड़ता है। जैसे नीतेश जी, मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि जैसे फसल उत्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है, यदि बारिश नहीं हुई तो बारिश ज्यादा हो गई तो सब्जियों में ऐसा कुछ नहीं रहता है क्या? देखिए कैसा रहता है, अगर बारिश ज्यादा हो गई तो हमारी जमीन को जब हम तैयार करते हैं तो उसको तैयार करने के टाइम पे ऐसा करें कि ढलान रहे या बेड बना के करें, ताकि पानी की निकासी हो जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, पानी जब नहीं रहता है तो फिर मैं बोलूंगा, मैं बार बार बोलता हूँ अपने किसान भाइयों को कि आप जैविक खेती पे आइए, नेचुरल फार्मिंग पे आइए। उसमें आपको बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप गोबर गौमूत्र का घोल डालते रहेंगे उसमें, तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उससे वो नमी बनाए रखते हैं। मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में भी मॉइस्चर रहता है, उसको वो खींचते हैं अपनी तरफ। जी, तो कौन कौन सी सब्जियां हम उगा सकते हैं खेती के साथ साथ? रबी की फसल में कौन सी सब्जियां ले सकते हैं? खरीफ की फसल में कौन सी सब्जियां ले सकते हैं? देखिए मैं तो ये बोलूंगा, रबी खरीफ आप जैसे मेथी, पालक, चौलाई हो गई, बथुआ हो गया। बथुआ सिर्फ हमको ठंडी में ही मिलती है, गेहूं के टाइम पे, और सीजन में नहीं मिलते हैं। ये ऐसे नेचुरल हमारे लिए भगवान ने दिया है जो वरदान से कम नहीं है। ठीक है, तो आप उसको 12 महीने कर सकते हो। आप धनिया लगा सकते हो, 12 महीने धनिया बिकता है। ठीक है, और वो 45 दिन में बाहर हो जाता है खेत से, उससे बड़ी अच्छी इनकम हो जाती है। इसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि पशुपालन है, मछली पालन है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में जब ये चालू किया था तो मैंने एक छोटा सा पॉन्ड बना लिया था। चूंकि मैं नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती कर रहा था, तो हमको अमोनिया की जरूरत पड़ती थी, हमको यूरिया डालना नहीं था, तो गौमूत्र चाहिए हमको। फिर ऐसे ही मछली का भी जो मूत्र रहता है वो भी हमको मिल जाता है। हम सपोज हम सब्जी भाजी लगा रहे हैं, हमने थोड़ी सी जगह में एक तालाब बना लिए छोटा सा, वहाँ मछली पालन कर लिए। मछली को हमको फीडिंग कराना है, वही आपकी सब्जी भाजी का जो वेस्ट है आप वो डाल सकते हो। गोबर जो है, आप गोबर को घोल लीजिए,
उसको आप थोड़ा सा छान लेंगे। नीचे में आपको जो गाय जो अपना पशु आहार खाती है उसके रेसिड्यूज भी बच जाते हैं, वो पूरा कंजम्पशन नहीं कर पाती है, तो वो मल के थ्रू निकल जाता है। उसको आप मछली पालन में यूज कर सकते हो उसकी फीडिंग के लिए। तो आप सब्जी भाजी प्लस ये सब चीजों के साथ में उसको कर सकते हैं। अब उसका जो पानी रहता है, जो पानी है वो हमारे लिए वरदान है। हम उसको यूरिया के सब्स्टिट्यूट में खेत में चलाते हैं। हम उसका स्प्रे कर देते थे, या हम स्प्रिंकलर के थ्रू हम उस पानी को यूज करके वाटर को चेंज करना है तो ऐसा हम खेत में चला देते। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता, हमको यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब सवाल ये उठता है नितेश जी कि ये जो किसान उन्नत किसान हैं वो सब ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो छोटे तबके के किसान हैं, सीमांत किसान हैं, वो अपना कौन कौन से पूरक व्यवसाय कर सकते हैं? क्योंकि भाई इतनी व्यवस्था उनको बनाने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मछली पालन विभाग में चले जाइए, आप उनसे अनुरोध करेंगे, वो आपको सब चीजें जो तालाब बनाने के लिए जो सब्सिडियां दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वो सब चीजें बता देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ आप छोटे छोटे अपने, मतलब ऐसा नहीं है छोटा किसान रहता है वो 200-400-500 रुपए खर्च कर सकता है, जहाँ से उसको 5-10 हजार की इनकम हो जाए। अगर उसने पन्नी लेके आया, एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया, 4 फीट 5 फीट का गड्ढा उसने खोद लिया और उसमें वो पन्नी बिछा दिया और पानी स्टोर करके वहाँ पे उसने मछली का सीड डाल दिया, तो आप उससे अच्छी इनकम ले सकते हैं। और वो मुश्किल से 4 महीने 5 महीने में आपको लगभग आधा किलो से 1 किलो तक के का बीज हो जाता है तैयार। तो मतलब ये ध्यान में यदि हमारे किसान में बिल्कुल लगता है, बिल्कुल, मतलब हताश होने की बजाय, परेशान होने की बजाय यदि थोड़ा सा प्रयास कर ले तो उसको बहुत सारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सब्जियों की बात चल रही थी, तो और कौन कौन सी सब्जियां, जैसे आप देख रहे हैं उनकी मटर बहुत आ रही है बाजार में, है ना? जब इसका पहले आई तो इसका बहुत बाजार कीमत मिली, अब लेकिन सस्ती हो गई है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को तो कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा ही। देखिए कैसे और कौन कौन सी सब्जियां? देखिए अभी हर सीजन में जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो हम लगाते हैं। स्वाभाविक है, जब उसका प्रोडक्शन कम रहता है, आवक कम रहती है, तो उसका भाव ज्यादा रहता है। जब उसकी आवक ज्यादा हो जाती है तो उसका भाव कम होते चला जाता है। फिर भी प्रकृति ने हमको हर चीज के लिए 1 का 10 करने का दिया है। सपोज आप मटर लगाते हो, मटर में अलग अलग वेराइटियां आती हैं। हम शिमला बोलते हैं, मतलब P10 बोलते हैं, वो 1 दाने में 10 दाने मिलते हैं। तो आपके एक पौधे से आपको कम से कम 2.5 से 3 किलो मटर आराम से मिल जाती है। तो आपको नुकसान तो, अगर किसान अच्छे से करना चाहे तो नुकसान नहीं है। और यही मछली पालन में, फिर मैंने आपको बोल रहा हूँ कि मछली पालन में इसके जो रेसिड्यूज जो वेस्ट रहेगा ये आप उनको फीड करा सकते हो। आप तो उसमें भी जैसे आप कह रहे कि आपने मछली पालन किए हैं आपके खेत में, तो कितने दिनों में तालाब का पानी बदलना बहुत जरूरी? मैं चाहूंगी कि विस्तार से थोड़ी इसकी जानकारी दे कि मछली पालन में किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए कैसा है, मैं तो आपको फिर बोलूंगा, पानी का कलर जहाँ चेंज हो गया तो आप 10 से 12 दिन बाद उसको पानी को चेंज कर दीजिए और वो अपने खेत में सिंचाई के लिए यूज कर लीजिए। जो फर्टिलाइजर बन के आपके लिए तैयार हो जा रहा है, नेचुरल फर्टिलाइजर है, मतलब सब्जियों के लिए बढ़िया है। बिल्कुल सब्जियों के लिए, आपकी खेती के लिए। आप गन्ने की खेती कर रहे हो, आप गेहूं लगा रहे हो, आप रबी और खरीफ फसल में जो भी यूज कर रहे हो, उसमें आपके लिए फर्टिलाइजर मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है। आपका वो पैसा पूरा सेव हो जा रहा है अगर आप वो मछली पालन कर ले रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें भी अमोनिया मिल रहा है, लार्ज क्वांटिटी में मिल रहा है। तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए, या आप स्प्रिंकलर के थ्रू जब पानी चला रहे हैं तो वेंचुरी के थ्रू अगर दे रहे हैं, या किसान के पास में अगर वेंचुरी नहीं है, जो छोटा किसान है, तो एक छोटा सा इलाज बताता हूँ। आप एक 200-250 रुपए की अपने कूलर की पंप जो रहता है उसकी मोटर मिल जाती है। आप वो मोटर लेके आ जाइए, अपना जुगाड़ बना लीजिए पाइप के थ्रू, और वो जो आपके स्प्रिंकलर पाइप जहाँ पे आपको लगाना है उसमें एक अटैचमेंट मिल जाता है, वो आप उसमें लगा के मोटर से आप चला सकते हैं, ताकि आपको जो 3-4 हजार रुपए की वेंचुरी लेनी है वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका फर्टिलाइजर आपका रेडी है। फिर आप जब आपकी ये ब्रीड तैयार हो जा रही है, जो 4 से 5 महीने में 500 ग्राम का वेट ले लेता है मछली का, जो बच्चा अपन डालते हैं, आप उसको आराम से बेच लीजिए। आज 100-125 रुपए किलो के नीचे नहीं बिक रही है, ठीक है? तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपने 5000 बच्चे डाले, आप 1000 बच्चे ही लीजिए, 500 बच्चे लीजिए, तो 500 बच्चे भी अगर आप डाल रहे हो और उसमें से मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं हो पा रही है, आपका 10% नुकसान भी हो रहा है, तो भी आपको 400 किलो
वो मिल जाएगा। अब 400 किलो को आप गुणा 100 से कर देंगे, हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, 100 से भी आप कर रहे हैं तो आपके पास में कम से कम 40,000 का मुनाफा हो जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, मछली पालन आपने बहुत अच्छा बताया और हमारा किसान भाई कर सकता है बिना किसी परेशानी की। ऐसे ही बकरी पालन जो है जी, वो भी मधुमक्खी पालन है जी। तो बकरी पालन के लिए क्या क्या तैयारी अपने खेत में कर सकता है किसान? देखिए, आप शेड बनाते हैं, फिर मैं बोलूंगा कि 2 चीजें हैं। आप गोट फार्मिंग कर लीजिए, आप गोट फार्मिंग के बाद में आप पोल्ट्री फार्म उसके नीचे कर लीजिए और उसके नीचे मछली पालन कर लीजिए। बट ये थोड़ा सा हाईटेक हो जाता है। नॉर्मल जो किसान है हमारा या जो निचले तबके का किसान है बेचारा, वो उतना एफर्ट नहीं कर पाता, तो आप थोड़ी सी बकरियों से चालू करिए। उसकी जो मेंगनी निकलती है उसको हमारी मुर्गियां खा जाती हैं। मुर्गियां जो है सब्जी भाजी का वेस्ट भी खा जाती हैं और वो जो पिट करती हैं वो पूरा का पूरा यूज हो जाता है हमारा मछली पालन में। मछली पालन में उसका पिट जो है वो मछली जुड़ा हुआ साइकिल है, पूरी साइकिल है, ये साइकिल जुड़ी बहुत अच्छी साइकिल है। तो इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब जमीन यदि आपके पास है तो आप उससे जुड़े कई सारे व्यवसाय कर सकते हैं, एक व्यवसाय से जुड़े एक व्यवसाय और कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे किसान भी जिनके पास पानी की सुविधाएं नहीं है जी, वो क्या करेंगे? देखिए, पानी तो हर जगह लगेगा। बिल्कुल। मैं आपको बोलूं, इसमें आपको जहाँ जिनके पास में पानी कम है वहाँ आप बकरी पालन बहुत अच्छा कर सकते हैं। भाई उनके लिए उतना पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा। और उसमें वो जैसे जंगल आपके आसपास हो या नहीं हो तो आप थोड़ा सा फीड लगा लीजिए, कम पानी में जो आपको अच्छा फीड दे सके वो आप लगा लीजिए और बकरी पालन कर ली तो उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। आप पशुपालन की भी बात कर रहे थे, लेकिन मैंने अक्सर देखा कि हमारे किसान भाइयों की ये धारणा बन गई है कि हमें विदेशी ही पशु लेकर के आना है ना? तो यहाँ आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बैतूल की जलवायु के अनुसार यदि हम बात करें जी, तो क्या विदेशी जो पशु हम लेकर के आते हैं वो जीवित रह पाएंगे या उनके लिए ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए कैसा है, जो हमारे वातावरण में घुल मिल जाता है उसके लिए तो हमको परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसलिए हम देसी पे जाते हैं और देसी में भी हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी ब्रीड है। आप साहिवाल को यूज कर सकते हैं, आप गिर को यूज कर सकते हैं, आप कांकरेज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसी नस्ल लाइए जिसकी मिल्किंग, जो दूध ज्यादा देती हो। जरूरी नहीं है हमको हॉस्टन लेके आना, जर्सी लेके आना है। और ये जो नस्लें हैं ये बाहर की हैं, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो उतने नहीं हैं जो हम कंज्यूम कर सके। भाई हर जगह का एक अपना वातावरण है, उस हिसाब से वो लोग कंज्यूम करते हैं। हमारे लिए ये नस्लें हैं जो देसी नस्लें हैं, हमने यही यूज करना चाहिए। और आज मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में देसी दूध की डिमांड बढ़ गई है। जो दूध हम लोग 40 रुपए 35 रुपए बेचते थे, अगर वही देसी दूध, गाय का दूध अगर हमको चाहिए है तो हम 60 से 70 रुपए तक के बेच ले रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब ये हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि विदेशी की तरफ ना भागे, बल्कि जो हम बहुत अच्छे से हमारे यहाँ खेत में, हमारे यहाँ के वातावरण में कर सकते हैं वैसा हम पशुपालन करें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चलिए हमने पशुपालन कर लिए, बकरी पालन कर लिए, मुर्गी पालन कर लिए, लेकिन इनके आपने आवास की बात कही कि आवास बहुत अच्छा बना लीजिए। आहार की बात आती है तो आहार के लिए जैसे पशुओं की हम बात करें तो गर्मी में दिक्कत आती है, ठंड में, बारिश में तो हो जाता है। तो क्या ऐसा तैयार कर ले हमारा किसान भाई कि गर्मी में भी उसके पशुओं के लिए आहार की दिक्कत नहीं हो? देखिए, मैं फिर बोलता हूँ, नेचुरल फार्मिंग में हमको प्रकृति ने जंगलों में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां दी हुई हैं। जैसे हम आंवला को सबसे अच्छा रामबाण बताते हैं और जिसकी तासीर ठंडी भी होती है। तो अगर गर्मी में हमारे पास में फीड बहुत अच्छा नहीं है तो हम आंवला, सौंफ, थोड़ी सी हल्दी, काली जीरी, गुड़, ये ऐसे नेचुरल चीजें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा उनको यूज करके पाउडर बना के इनके फीड में डालिए। सपोज आप सुदाना ले रहे हैं, सुदाना में इसको मिक्स कर दीजिए, तो इससे जो उसको विटामिन और प्रोटीन्स की जो पूर्तियां हैं जो नहीं हो पाती है हरे चारे के लिए,
उसमें ये हो जाएगी। या किसान भाई अपने खेत में, अपनी खाली जमीन में, मेढ़ों पर कुछ ऐसे हरा चारा नहीं लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर बोलूंगा आपको मोरिंगा लगा लेना चाहिए, आंवले के झाड़ लगा लेना चाहिए, जो हमारे लिए यूज होगा। नेपियर बहुत अच्छी वैरायटी के आ गए हैं, नेपियर लगा लेना चाहिए ताकि आप उसको गर्मी में भी आप काटो, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है उसका। मतलब थोड़ी सी सजगता की जरूरत है, बस। हमारा किसान भाई सब कुछ कर सकता है। नितेश भाई, हमारी बातचीत बिल्कुल अंतिम दौर पे है। सलाह के रूप में आप एक युवा कृषक हैं, आपकी युवा सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो किसानों को यही बोलूंगा कि अगर अपनी आय दुगनी करनी है तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीमें चल रही हैं। आप अपने घर से निकलिए और ऑफिसेज जाके उन लोगों से जानकारियां लीजिए ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। बहुत से किसान हैं जो अपने घर में ही रहते, मतलब खेत पे घर में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं, तो उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। दूसरा, मैं ग्राम सेवकों को भी बोलूंगा कि हमारे जो किसान लोग हैं उनके पास तक के आप चले तो जाते हैं तो उनको भी जानकारियां दीजिए। बस यही है और कुछ नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद नितेश भाई, आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने आपके अनुभव हमारे साथ बांटे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे युवा कृषक नितेश जायसवाल से की गई बातचीत। और चलिए अब बात करते हैं कि अदरक एक टिकाऊ और नकदी फसल है। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि अदरक एक मसाले वाली नकदी फसल है जिसे हम चाय में, रसोई में, सौंठ के रूप में, दवाई में, हर बात में उपयोग करते हैं। अब इसकी खेती के लिए यदि हम भूमि की बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, पर जीवांश युक्त उचित जल निकासी वाली भूमि बहुत अच्छी होती है। हल्की रेतीली या फिर दोमट जल निकास जो जहां हो जाए, उसमें कहते हैं कि हमारे विशेषज्ञ कि बहुत अच्छी उपज होती है। और यदि भारी भूमि में हम उपज लेने की बात करें तो भारी भूमि में गांठों का फैलाव ठीक ढंग से नहीं हो पाता और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपको जमीन तैयार करना होगा किसान भाइयों, तो इसके लिए 4-5 जुताई उसको कर लें और फिर जमीन को भुरभुरी बना लें, समतल बना लें। यदि जल निकास की व्यवस्था नहीं हो तो वहां 1-2 मीटर चौड़ी, 2-3 इंच उठी हुई या फिर 4 से 5 लंबी क्यारियां बनाकर फिर बोनी करें ताकि जल निकासी की व्यवस्था होती रहे। बहुत सारी किस्में हैं, बरदा है, सुरभि है, हिमगिरी है, सुरुचि है, तो जो भी आपके क्षेत्र के अनुकूल होए वो एक बार अपने विशेषज्ञों से सलाह ले लें। उसके अनुसार यदि आप बोएंगे तो उपज आपको अच्छी मिलेगी। खाद की जरूरत होती है और ये हम कहें कि अदरक को खाद की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसे पोषक तत्व चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि इसकी खेती आप जहां पे आपने पहले कम पोषक तत्व वाली फसल बोए हैं वहां पे करें, या फिर ऐसा एक चक्र बना ले कि जहां आपने कम पोषक तत्वों वाली फसलें बोए हैं वहीं पर आप अदरक अगली बार बोए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और बुआई के पहले लगभग 40 टन गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। फिर बोने से पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये भी मिलाएं। किसान भाइयों, अदरक का हमारे दैनिक आहार और स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, ऐसा हमने आपसे पहले भी कहे। साथ ही ये एक नकदी और टिकाऊ फसल है, तो इसकी खेती जरूर करना चाहिए। और ये कह लें कि हम ये आय का अच्छा स्रोत है तो गलत नहीं होगा। बुआई का समय ऐसा चुने कि जब बारिश हो तो अदरक के पौधे लगभग 2 सप्ताह के हो जाएं। ये भी ध्यान रखें कि स्वस्थ फसल के बीज लेकर बोनी करें। यदि बड़े बड़े अदरक के आप ऐसे पंजे लेते हैं जिसमें 2-3 अंकुर रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। अंतर्वर्ती फसलों में बीज की मात्रा कम लगती है और समय समय पर खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो पहले 4 से 6 सप्ताह के दौरान हाथ से खेत की निदाई कर दें। फिर जैसे ही तीव्रता उसकी बढ़ती यानी जैसे विकास होते रहता है तो उसके आधार पर 4 से 5 बार निदाई गुड़ाई जरूर कर दें। कंदों का अच्छा विकास हो इसके लिए रेशेदार जड़ों को तोड़ दें और इसलिए पौधे के चारों ओर की जो मिट्टी है ना उसको खुरपी की मदद से खोद लें ताकि कंद के पास की मिट्टी ढीली और भुरभुरी हो जाए रहे।
साथ ही बहुत सारे कीट है, जैसे टिड्डे हैं, शल्क कीट है, माहू है, ऐसे कीट अदरक की फसल में लगते हैं। तो इनका संक्रमण ना हो ऐसा सुरक्षित कर लें। नरम सरांध रोग भी अदरक में हो जाता है, जो तने के ऊपरी क्षेत्र में शुरू होता है, फिर नीचे की तरफ जाता है, फिर बाद में पत्ती की निचली सतह पर फैलता है। तो इसकी सुरक्षा का आप ध्यान रखें और अदरक रोपण के 210 से 240 दिनों में तैयार हो जाती है। सोंठ के लिए परिपक्व कंदों का ही प्रयोग करें। कटाई से 1 महीना पहले सिंचाई बंद कर दें और कंद के गुच्छों को कुदाल से या फिर खुरपी से निकाल लें। तो किसान भाइयों, लगभग 1 एकड़ में 6 से 10 टन उपज आपको मिल सकती है और ये फसल ऐसी है कि इसकी मांग साल भर रहती है। घर में उपयोग कर सकते हैं, आप बाजार में बेच सकते हैं, समय पर मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो जरूर इस नकदी और टिकाऊ फसल की खेती करें और लाभ लें। तो ये थी हमारी आज की कृषि चर्चा। अब हम आपको सुनवाते हैं सुखनंदन गुजरे और साथियों की आवाज में लोकगीत। पहले गुरु गुण गाइयो, जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया लखे निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाणिवा को लखे न कोई, वाही को वाही लखे जो उस घर का। श्री राम गाड़ी वाला जी मोरा श्याम गाड़ी वाला, श्री राम गाड़ी वाला जी मोरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हारो जी मोरे राम गाड़ी वाला। ओ जी राम गाड़ी वाला जी मोरा श्याम गाड़ी वाला। राम गाड़ी वाला जी मोरा श्याम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे, जरा होले होले गाड़ी हारो जी मोरे श्याम गाड़ी वाला। गाड़ी मोरी रंग रंगी, आंगन वालो राम। गाड़ी मोरी रंग रंगी, गाड़ी मोरी रंग रंगीली, आंगन वालो राम। मोह माया की टेढ़ी राहें, मोह माया की टेढ़ी राहें, हमसे लगा दे मारी मोरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे, जरा धीरे धीरे गाड़ी हारो जी मोरे राम गाड़ी वाला। अरे धीरे धीरे गाड़ी हारो जी मोरे राम गाड़ी वाला। राम गाड़ी श्याम गाड़ी वाला जी मोरे राम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हारो जी मोरे राम गाड़ी वाला। जरा होले होले गाड़ी हारो मोरे राम गाड़ी वाला। जैसे पानी लागी गाड़ी
सब जीवों को रखता आनंद, सब जीवों को रखता आनंद है वो मुरली वाला मेरा श्याम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाला। हाजी राम गाड़ी वाला जी मोरे श्याम गाड़ी वाला। श्याम गाड़ी वाला जी हो मोरे श्याम गाड़ी वाला। जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम नाम की लूटी है और लूट सके तो लूट। राम नाम की राम नाम किसान भैया, अभी आप सुन रहे थे सुखनंदन गुजरे और साथियों की आवाज में लोक भजन। चलिए अब एक नजर आज के बाजार भाव पर। कार्यालय कृषि उपज मंडी बैतूल से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार है। सोयाबीन न्यूनतम 4,900 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 5,800 रूपये। चना न्यूनतम 4,950 रूपये प्रति क्विंटल, अधिकतम 5,276 रूपये। मक्का 1,271 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 1,715 रूपये। गेहूं 2,331 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 2,547। तुअर 7,501 रूपये न्यूनतम, अधिकतम 8,000 रूपये प्रति क्विंटल। और इसी के साथ ही संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। दी जन्मती अपनी बहन सीमा मिश्रा को जय राम जी की जय जवान जय किसान करने के लिए मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।